हेलो स्पार्टन, कैसे हो आप? एजुबॉक्स चैनल में मैं गोपाल सर आपका फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम चला रहे हैं एक सीरीज डेली डोज ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आज चौथे दिन में हम कुछ और मजेदार एमसीक्यू करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग ऑफ कोडॉन एंड एंटीकोडॉन इज डन बाय। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कोडॉन और एंटीकोडॉन की मैचिंग कैसे होती है। सबसे पहले वी शुड नो कि कोडॉन क्या होता है और एंटीकोडॉन क्या होता है। कोडॉन मींस कि जो mRNA के ऊपर होता है एंड एंटीकोडॉन कहां पर होता है? tRNA के ऊपर होता है। We all know that the process of translation need all the three types of RNA. सबसे पहले हमारे पास एक mRNA होगा जिसका पोलराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। उसके ऊपर जुड़ने वाला है हमारा tRNA, उसके ऊपर जुड़ने वाला है हमारा tRNA, और यही tRNA, इस tRNA का पोलराइजेशन क्या होगा? इस tRNA का पोलराइजेशन क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA के ऊपर क्या होगा? एंटीकोडॉन, सॉरी, इसके ऊपर होगा कोडॉन, और इस tRNA के ऊपर क्या होगा? एंटीकोडॉन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जब tRNA और mRNA जुड़ रहा है, tRNA और mRNA जुड़ रहा है, वो किस चीज से जुड़ रहा है? आवर आंसर इज, वो कैसे जुड़ेगा? बेस पेयरिंग से जुड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, बेस पेयरिंग एंड आयोनिक इंटरेक्शन। आवर करेक्ट आंसर इज सी, बेस पेयरिंग से जुड़ता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, किसने ये हाइपोथेसिस दी थी? सबसे पहले व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? वन जीन, एक जीन से एक एंजाइम बनता है, एक जीन से एक एंजाइम बनता है। ये हाइपोथेसिस हमें किसने दी थी? बड़ा ही मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टेटम। यू माइट नो कि ये चीज क्लियरली हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हम यहां पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा पीवाईक्यू है। पिछले साल नीट में, पिछले सालों में नीट में ये चीज आ चुकी है। सो यू शुड नो अबाउट इट। एक्चुअली यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। बीडल एंड टेटम ने क्या करा था? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। फिर आता है टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर ऑल्सो नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी। एक्चुअली टेमिन एंड बाल्टीमोर ने सबसे पहले अपना काम करा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में वही एंजाइम, कल हमने इसके बेसिस के ऊपर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस के ऊपर एक प्रोसेस डिस्कस करी थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों ये वही एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्पफुल होता है। क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? वी नो, जब आरएनए में से क्या बनता है? डीएनए। एक्चुअली इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए जो एंजाइम लगता है इट इज नोन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। सी ऑप्शन है जैकोब एंड मोनार्ड। ये बहुत ही आसान सा ऑप्शन है। हमें पता है कि लैक ऑपेरॉन वाला पूरा कंसेप्ट इकोली बैक्टीरिया में हमें दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। वो किसने दिया था? जैकोब एंड मोनार्ड ने। एंड गेरोड, again it is not given in our NCERT, but you should know कि Gerard is known as father of human genetics। गेरोड को ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। ठीक है, काफी सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में कुछ है, कुछ मेंशन नहीं है, बट हमें पता होनी चाहिए। जैसे
Gregor George Mendel is a father of genetics. Then Thomas Hunt Morgan is father of experimental genetics, and A. Garrod is father of human genetics. So our correct answer is Biddle and Tatum. लेकिन हमें जिस भी साइंटिस्ट के नाम ऑप्शन में दिए हुए हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन मोल बायो में पता होना चाहिए. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, SNPS और SNPs क्या है? The question is from the concept of Human Genome Project. Human Genome Project में साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम करके एक टॉपिक है. उसमें ह्यूमन जीनोम का एक फीचर हमें दिया हुआ है दैट देर आर, अगर हम एनसीईआरटी की लाइन को रिवाइज कर ले तो देर आर 140 मिलियन प्लेसेस, 140 मिलियन प्लेसेस. ह्यूमन डीएनए में 1.4 मिलियन प्लेसेस ऐसी है कि जहां पर एसएनपीएस है. अब ये एसएनपीएस क्या है? क्वेश्चन तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा नाम ही पूछ रहा है कि व्हाट इज एसएनपीएस. तो आवर आंसर इज वेरी लाउड एंड क्लियर. बी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. आवर आंसर इज बी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. बट ये होता क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है कि एसएनपीएस ऐसी जगह पर है कि जहां पर अगर एसएनपीएस ऐसी जगह है जहां पर अगर हम डीएनए को कंपेयर कर रहे हैं तो डीएनए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पर ही वेरिएशन शो कर रहा है. सिंगल पॉइंट पर, बाकी सारा डीएनए सेम है लेकिन एक सिंगल पॉइंट पर वो हमें वेरिएशन दिखा रहा है. दैट इज नोन एज अ एसएनपीएस. जब साइंटिस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जब एनालाइज कर रहे थे, तो उनको 1.4 मिलियन जगह ऐसी मिली, 1.4 मिलियन, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर वेरिएशन था. एंड दिस इज द बेस, दिस इज, बच्चों याद रखना, दिस इज द बेस टू फाइंड आउट पॉइंट म्यूटेशन. हमने पिछले चैप्टर में पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया डिसीज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉइंट म्यूटेशन. तो पॉइंट म्यूटेशन पढ़ने के लिए एसएनपीएस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, ओके. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अनस्टेबल आरएनए इज, द मोस्ट अनस्टेबल आरएनए. आपको ऑप्शन में 4 आरएनए दिए हुए हैं. अब ज्यादातर बच्चों को 3 ही आरएनए पता होते हैं. सॉल्युबल आरएनए, इट इज टीआरएनए. सॉल्युबल आरएनए किसे कहा जाता है? टीआरएनए. टीआरएनए के काफी नाम है. उसे सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, उसे टाइनी आरएनए भी कहा जाता है, उसे एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है. देन राइबोसोमल आरएनए, वी नो आरआरएनए. देन मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, and small nuclear RNA. It is also known as snRNA. तो यूकैरियोटिक सेल में ये चारों किस्म के आरएनए होते हैं. प्रोकैरियोटिक में snRNA नहीं होता. हमें पता होना चाहिए कि snRNA का रोल क्या है. snRNA स्प्लिसिंग प्रोसेस में जो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है. चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें जो 4 आरएनए दिए हुए उसमें से अनस्टेबल आरएनए कौन सा होता है? तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. अनस्टेबल आरएनए कौन सा होता है? मैसेंजर आरएनए. अब क्यों ये अनस्टेबल होता है, कुछ इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो 3 आरएनए होते हैं उसमें अनस्टेबल आरएनए एमआरएनए होता है. क्यों? क्योंकि एमआरएनए इज अ प्राइमरी फॉर्म. अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एमआरएनए, हमें पता ही है कि एमआरएनए एक लीनियर फॉर्म ऑफ आरएनए है. लीनियर फॉर्म है, एक लाइन के जैसा फॉर्म है. इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होते, सेकेंडरी मॉडिफिकेशन एमआरएनए में नहीं होते. अब अगर हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले, हमने पढ़ा होगा क्लोवरलीफ मॉडल या कह लो इन्वर्ट एल शेप्ड टीआरएनए, तो हमने पढ़ा ही होगा. तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसे दिखाई पड़ता है. टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है.
तो हम देख सकते हैं कि टीआरएनए में जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और कुछ तो इसमें सेकेंडरी मॉडिफिकेशन है, जबकि आरएनए पूरा लीनियर है। अगर आरएनए की बात कर लें तो आरएनए भी रिबोसोम के स्ट्रक्चर में होता है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसमें भी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है। लेकिन इकलौता एमआरएनए ऐसा है जिसमें कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं है, ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ आरएनए है, एंड दैट इज द रीजन कि एमआरएनए इज अनस्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए। सो अगेन आवर करेक्ट ऑप्शन और आवर आंसर इज मैसेंजर आरएनए। ओके बच्चों, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। 4 ऑप्शन में से जो पेयर गलत है वो हमें सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हाउसकीपिंग जीन्स एंड कंस्टिट्यूटिव जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स एंड कंस्टिट्यूटिव जीन्स। उसके बाद इंटरवाइनिंग सीक्वेंस ऑल्सो नोन एज अ इंट्रॉन्स, इंड्यूसर, लैक्टोज एंड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन। अब हमारा करेक्ट आंसर यहां पर डी है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन। लेकिन डी करेक्ट आंसर क्यों है, उसके लिए आपको चारों ऑप्शन के बारे में सही इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले हाउसकीपिंग जीन एंड कंस्टिट्यूटिव जीन्स। तो हाउसकीपिंग जीन का मतलब क्या होता है? हाउसकीपिंग जीन का मतलब क्या होता है? अब बच्चों हमें पता है कि हाउसकीपिंग होटल डिपार्टमेंट भी होता है, होटल डिपार्टमेंट में भी हाउसकीपिंग होता है। हाउसकीपिंग का रोल क्या होता है कि जो चीज जैसे है उसे मेंटेन करने के लिए जो स्टाफ होता है उसे हम हाउसकीपिंग स्टाफ बोलते हैं। तो इस जीन का फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है। हाउसकीपिंग जीन्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं कि ये ऐसे जीन्स है जिसका एक्सप्रेशन जरूरी है, जिसका एक्सप्रेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सेल में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रेट से और प्रॉपरली चलानी है तो ये जीन्स का एक्सप्रेशन जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इससे थोड़े ही डिफरेंस है, इससे थोड़े ही डिफरेंस है। क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स? ये ऐसे जीन्स है जिसका एक्सप्रेशन कभी भी रुकता नहीं है, जिसका एक्सप्रेशन कभी भी रुकता नहीं है। तो ये हमारे सेल में कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं? एक्सप्रेस हो रहे हैं। So we can say that all the housekeeping genes are कंस्टिट्यूटिव जीन्स। आई बात समझ? तो सारे हाउसकीपिंग जीन्स क्या है? कंस्टिट्यूटिव जीन्स। तो फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? इंटरवेनिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आरएनए में दो आरएनए हमारा अनप्रोसेस्ड आरएनए है, वो दो हिस्सों में बटा है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स। तो ये जो एक्सॉन्स है वो एक्टिव यूनिट्स है और बीच बीच में उसको जो डिस्टर्ब कर रहा है वो क्या है? इंट्रॉन्स। सो इंटरवेनिंग सीक्वेंस इज नोन एज अ इंट्रॉन्स, दैट इज आल्सो राइट। Then third option is inducer. Inducer is a lactose. चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ही लिख लेते हैं। लैक्टोज एज एन इंड्यूसर काम कर रहा है। तो हमें पता है कि लैक ऑपेरॉन हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज एज अ इंड्यूसर मॉलिक्यूल काम कर रहा है। हमने हमारे पिछले 1 या 2 दिन पहले वाले एमसीक्यू में पूरे लैक ऑपेरॉन का कंसेप्ट मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन करा था, जिसमें हमें पता है कि परमियस जो है वो इकोली के सेल के बॉर्डर पर मतलब मेम्ब्रेन पर रह जाता है और वो लैक्टोज को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। तो लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करता है। उसमें मैंने आपको लीकी एक्सप्रेशन वाला कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करा था, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर देखिएगा। सो लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम कर रहा है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन है।
लास्ट में रिप्रेसेबल ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन, ये गलत ऑप्शन है। मतलब हमारा आंसर यही है, लेकिन ये रॉन्गली मैच्ड पेयर है। क्यों रॉन्गली मैच्ड पेयर है? क्योंकि लैक ऑपेरॉन को रिप्रेसेबल ऑपेरॉन नहीं कहा जाता, लैक ऑपेरॉन को कहा जाता है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। इसे क्या कहा जाता है? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। क्यों इसे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कहा जाता है फ्रेंड्स? रिप्रेसेबल ऑपेरॉन वो होता है जिस ऑपेरॉन की स्विच कंटिन्यूअसली ऑन रहती है, और जब इसको आप रेगुलेट करना चाहते हो तब आप इसको ऑफ कर रहे हो, रिप्रेस कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। और इंड्यूसिबल ऑपेरॉन वो होता है कि जिसकी स्विच, ओके मेरे पीछे आ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन वो होता है कि जिसकी स्विच कंटिन्यूअसली ऑफ रहती है, हमें इसको इंड्यूस करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। अब मैंने आपको दोनों चीजों के एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, यू कैन फिगर इट आउट बाय योर ओन कि अवर लैक ऑपेरॉन इज विच टाइप ऑफ ऑपेरॉन। हमें पता है कि अवर लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, नॉट अ रिप्रेसेबल ऑपेरॉन। रिप्रेसेबल ऑपेरॉन के बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, दैट वी विल डिस्कस इन सम डे, लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर क्या होगा? डी, रिप्रेसेबल ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन। तो क्यों बच्चों मजा आया? सो दैट वाज द लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडेज सेशन। अगले वीडियो में कुछ और मजेदार एमसीक्यू के साथ मिलेंगे, जुड़ते रहिएगा। और लास्ट में ये बात भूलनी नहीं है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रात के अंधेरों से जंग जीती है वही सूरज बन के चमकता है। तो अगर आपको सूरज सा चमकना है तो सूरज सा जलना भी होगा, सूरज सा चमकना है तो सूरज सा जलना भी होगा, और जेडबलई और नीट में अच्छा स्कोर करना है तो आज नहीं तो कल एजुबॉक्स से जुड़ना ही होगा। जुड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी सी प्रिपरेशन करते रहिए। हैव अ नाइस डे।